बेरिलियम। फिर कौन आएगा बेटा? कार्बन। फिर एक्सचेंज हो जाएगा तो यहां आ जाएगा ऑक्सीजन, यहां आ जाएगा नाइट्रोजन, यहां आ जाएगा फ्लोरीन और यहां आ जाएगा नियॉन। अब इस लास्ट क्लास में बेटा हम लोग जो डिस्कशन कर रहे थे, है ना, आयनेशन एनर्जी पे बात हो रही थी और फैक्टर्स हो गए थे, 5 फैक्टर्स आपको बता दिए गए थे। तो लास्ट क्लास में हम लोगों ने पेनिट्रेशन पावर तक जो भी फैक्टर्स थे उसको डिस्कस कर लिया था। पेनिट्रेशन पावर तक के फैक्टर्स को समझने के बाद हम आगे डिस्कशन स्टार्ट कर रहे हैं। देखिए नेक्स्ट जो डिस्कशन हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं वो क्या है कि हम लोगों को ऑर्डर्स बनाने हैं। और मैंने आपको पहले भी बोल रखा 6 टाइप के क्वेश्चन बेटा एग्जाम में फ्रेम होते हैं। उन 6 टाइप के क्वेश्चन की अगर हम लोग बात करें तो पहला क्या होता है बेटा? लेफ्ट टू राइट इन अ पीरियड। दूसरा होता है टॉप टू बॉटम इन अ ग्रुप, आइसो इलेक्ट्रॉनिक, डिफरेंट स्पीशीज, 2 एडजेसेंट पीरियड, 2 एडजेसेंट ग्रुप और रैंडम। पहले हम लोग पीरियड और ग्रुप वाले जो केसेस है उन पे डिस्कशन करेंगे आज के लेक्चर में, और उसमें हम लोग एस ब्लॉक, पी ब्लॉक, डी ब्लॉक और एफ ब्लॉक को इंडिविजुअली डिस्कस करने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले स्टार्ट करते हैं बेटा हम लोग एस एंड पी ब्लॉक के साथ। एस और पी ब्लॉक में जब हम डिस्कशन स्टार्ट कर रहे हैं बेटा, तो एस और पी ब्लॉक में हम लोग सबसे पहले इन अ पीरियड की कंडीशंस को डिस्कस करेंगे, ठीक है। इन अ पीरियड यदि हम बात करें एस और पी ब्लॉक में तो क्या कहानी बनती है उसको देखें। सबसे पहले हमें सेकंड पीरियड के बारे में पढ़ना है और फिर हम लोग थर्ड पीरियड के बारे में डिस्कस करेंगे। सेकंड पीरियड मैं आपको समझा दे रहा हूं डिटेल में, थर्ड में एज इट इज बस लिख दूंगा, समझना आपको है, लिखना भी आपको ही है, ठीक है ना, ऑब्वियसली, ठीक है। तो अब आगे बढ़ते हैं। सेकंड पीरियड के जो एलिमेंट्स है बेटा, कौन कौन से एलिमेंट्स आ जाते हैं? लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन और नियॉन। सपोज एग्जाम में ये एलिमेंट्स जो है 8 एलिमेंट्स, इनमें से कोई 2 एलिमेंट, 4 एलिमेंट, 6 एलिमेंट, 8 एलिमेंट जो भी आपको दिया जाए और उसमें बोला जाए कि इनके आई का ऑर्डर बनाइए। तो अब आई का ऑर्डर जब क्वेश्चन आया तो आपको I1 पूछ सकता है, I2 पूछ सकता है, I3 पूछ सकता है। जनरली जब हम इनकी बात कर रहे हैं तो इनके लिए क्वेश्चन I1 या I2 का आएगा। I3 मोस्टली आपको डी ब्लॉक के लिए पूछता है, वो भी हम डिस्कस करेंगे। I1 का मतलब कल मैंने आपको समझाया था कि I1 का मतलब ऑर्डर बनाने का मतलब है अभी तक कोई इलेक्ट्रॉन निकला नहीं है। पहला इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए कितनी एनर्जी देनी है हमें, उसका ऑर्डर बनाना है, ठीक है। तो अब हम लोग इसको देखें, याद करें मैंने कल एक बात और बोली थी, सिंबल से सॉल्व करना है या कॉन्फिगरेशन सॉल्व करना है? कॉन्फिगरेशन। अभी जब I1 की हम लोग बात करें बेटा, तो I1 का मतलब है अभी कोई भी इलेक्ट्रॉन निकला नहीं है, तो बिना इलेक्ट्रॉन को निकाले आप कॉन्फिगरेशन लिख रहे हैं। लिथियम में 3 इलेक्ट्रॉन है, तीसरा इलेक्ट्रॉन जो होगा, जो निकलेगा ऑब्वियसली, उसका कॉन्फिगरेशन क्या होगा? 2s1। यहां पर कॉन्फिगरेशन आ जाएगा 2s2, यहां पर आ जाएगा 2p1, यहां आ जाएगा 2p2, यहां आ जाएगा कॉन्फिगरेशन 2p3, 2p4, 2p5 एंड 2p6। ये इनके कॉन्फिगरेशन से बेटा विदाउट रिमूविंग एनी इलेक्ट्रॉन। अब एक बात बताइए, यहां पर आपको जो शेल नंबर दिख रहा है, कॉन्फिगरेशन से आपको पीरियड और ग्रुप को आइडेंटिफाई करना है। मुझे बताइए यहां पर जो शेल नंबर दिख रहा है क्या वो 2 दिख रहा है आपको बेटा? ये जो आउटर मोस्ट शेल नंबर होता है ये n को रिप्रेजेंट करता है, और n का मतलब ही पीरियड नंबर भी होता है। मतलब ये कौन से पीरियड का एलिमेंट है बेटा? सेकंड। क्या ये सारे सेकंड पीरियड के एलिमेंट दिख रहे हैं? सिंबल मत देखो, कॉन्फिगरेशन देखो, सिंबल नहीं देखना, कॉन्फिगरेशन। क्या सबके कॉन्फिगरेशन में 2 2 2 2 2 दिख रहा है? मतलब हाँ, ये सारे सेकंड पीरियड के। मान लो किसी एक के कॉन्फिगरेशन में या 3 होता या 1 होता, तो बाकी सब सेकंड पीरियड के एलिमेंट होते और वो थर्ड पीरियड या फर्स्ट पीरियड का एलिमेंट हो जाता, जो भी कॉन्फिगरेशन दिख रही होती उसके करस्पॉन्डिंग। अच्छा, अगर सारे सेम पीरियड के एलिमेंट हैं, मतलब ये वाला क्वेश्चन किस कैटेगरी में गया बेटा? लेफ्ट टू राइट वाली। लेफ्ट टू राइट इन अ पीरियड हम लोगों के पास जो फैक्टर है, हथियार है, वो कौन है बेटा? जेड इफेक्टिव। क्या लेफ्ट टू राइट जेड इफेक्टिव बढ़ता है? तो यस, जेड इफेक्टिव बढ़ेगा तो अट्रैक्शन बढ़ेगा, अट्रैक्शन बढ़ेगा तो आई भी बढ़ेगी। अब इसमें 2 जगह चेंज आते हैं, याद करिएगा, कल हमने डिस्कस किया था। हाँ, 2 जगह चेंज आते हैं, और वो कहां कहां चेंज आते हैं बेटा? S2 एंड P1 में एक्सचेंज होगा, एंड P3 एंड P4 में एक्सचेंज होगा, ठीक है। तो S2 P1 और P3 P4 में एक्सचेंज होगा, ये पॉइंट हम लोगों ने कल डिस्कस कर लिया था फैक्टर्स के फॉर्म में। अब आप देखो, सबसे पहले आप S2 और P1 को ढूंढिए। ये रहा S2, ये रहा P1, ये रहा P3, ये रहा P4। इनका ऑर्डर आपस में क्या हो जाएगा बेटा? स्वैप हो जाएगा, मतलब ये आपस में एक्सचेंज हो जाएंगे। अब आगे देखें, इसका ऑर्डर बनाते हैं हम लोग। ऑर्डर बना रहे किसका? IE1 का। IE1 का मतलब है विदाउट रिमूविंग एनी इलेक्ट्रॉन। वो मैंने कर दिया ऑलरेडी, बट लिख दे रहा हूं, विदाउट रिमूविंग एनी इलेक्ट्रॉन। आपने कॉन्फिगरेशन लिखी है बेटा। अब आप देखो, यहां पर जब आप ऑर्डर बना रहे हो, लेफ्ट टू राइट क्या होना चाहिए बेटा? आई बढ़नी चाहिए। अगर लेफ्ट टू राइट आई बढ़नी चाहिए, मतलब सबसे कम आई किसकी होनी चाहिए? लिथियम। लिथियम से ज्यादा होनी तो बेरिलियम की चाहिए थी, बट S2P1 में एक्सचेंज हो जाने की वजह से यहां बोरॉन, यहां पर बेरिलियम। फिर कौन आएगा बेटा? कार्बन। फिर एक्सचेंज हो जाएगा तो यहां आ जाएगा ऑक्सीजन, यहां आ जाएगा नाइट्रोजन, यहां आ जाएगा फ्लोरीन और यहां आ जाएगा नियॉन। अब इस ऑर्डर को देखकर एक बात बताइए, इस पूरे ऑर्डर में ये सारे सेम पीरियड के एलिमेंट्स हैं, इसमें से मिनिमम आई किसकी है? मिनिमम आई
लिथियम। क्या आप लेफ्ट टू राइट इन अ पीरियड जाते हैं तो आई बढ़ती है, हाँ, और एक्सचेंज होता है तो बीच में होता है कहीं। तो मिनिमम आई पहले एलिमेंट की और मैक्सिमम आई आखिरी एलिमेंट। और पहला एलिमेंट कहने का मतलब है सिंबल नहीं देखना, कॉन्फ़िगरेशन देखना। क्या पहला एलिमेंट एस ब्लॉक का ग्रुप 1 अल्कली मेटल होगा बेटा? हाँ। और क्या आखिरी एलिमेंट पी ब्लॉक का ग्रुप 18 इनर्ट गैस होगा क्या? हाँ। अच्छा बताइए, अल्कली मेटल की कॉन्फ़िगरेशन क्या होती है? S1 और इनर्ट गैस की P6। तो मिनिमम आई हमेशा S1 की दिखेगी, चाहे वो लिथियम से मतलब नहीं, S1 जिसके भी साथ आएगा मिनिमम पे दिखेगा आपको हमेशा। और P6 या इनर्ट गैस कॉन्फ़िगरेशन जिसके भी साथ आए वो आपको हमेशा कहां दिखेगा बेटा? मैक्सिमम पे। आइए इसको एक और बार देखते हैं, सेकंड इसका जो केस है वो समझ लेते हैं पहले, फिर नोट कर लीजिएगा एक साथ। आते हैं हम लोग सेकंड पीरियड के लिए I2 के ऑर्डर पे। एलिमेंट्स वही है, लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन और नियॉन। आपको एग्जाम में तो यही दिखेंगे। अब आप देखें इसमें जब आप I2 का ऑर्डर निकालने जा रहे हो, कौन सा ऑर्डर निकालने जा रहे हो बेटा? IE2। I2 का मतलब हो गया रिमूव 1 इलेक्ट्रॉन, रिमूव 1 इलेक्ट्रॉन एंड राइट द कॉन्फ़िगरेशन। अब मुझे बताइए, लिथियम के पास न्यूट्रल फॉर्म में 3 इलेक्ट्रॉन होते हैं, 3 में से एक आपने निकाल दिया, कितने बचे? 2। 2 का कॉन्फ़िगरेशन क्या 1s2 होगा बेटा? हाँ। अच्छा, इसमें 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं, एक निकाल दिया, 3 बचे, 3 का कॉन्फ़िगरेशन 2s1, सिमिलरली 2s2, 2p1, 2p2, 2p3, 2p4 एंड 2p5। अब 2p6 आ नहीं रहा। अच्छा, इस सिंबल को देख के अभी भी आपको ये सेम पीरियड के दिखेंगे, लेकिन जब आप कॉन्फ़िगरेशन को जरा ध्यान से देखेंगे तो बेटा ये 1s2 तो अलग ही हो गया। इसका शेल नंबर या इसका पीरियड नंबर क्या हो गया? फर्स्ट, और बाकी सबका शेल नंबर या पीरियड नंबर क्या हो गया बेटा? सेकंड। हम जो ये Z इफेक्टिव या S2P1 या P3 P4 के एक्सचेंजेस की बात करते हैं, ये किसके लिए होता है बेटा? सेम पीरियड के लिए। मतलब इसमें 1s2 को हम इंक्लूड नहीं कर सकते। अब देखोगे एरो जो मैं बना रहा हूं वो केवल 2 वालों के नीचे से बना रहा हूं, 1 के नीचे मैंने एरो नहीं बनाया है क्योंकि वो सेम पीरियड का एलिमेंट नहीं है। तो आप देखिए लेफ्ट टू राइट जब हम जा रहे हैं तो हमारे पास फैक्टर तो वही है Z इफेक्टिव। लेफ्ट टू राइट Z इफेक्टिव बढ़ेगा, अट्रैक्शन बढ़ेगा, IE भी बढ़ेगा, लेकिन दो जगह एक्सचेंज हो जाएगा। S2 एंड P1 एंड P3 एंड P4 में क्या हो जाएगा बेटा? एक्सचेंज हो जाएगा। अब ये एक्सचेंज वगैरह हम लोग देखते हैं। अब देखो इसमें पहले तो एक बात और कल मैंने आपको बोली थी, कुछ बच्चों को मैंने ऐसा देखा वो याद करने की कोशिश करते हैं कि बेरिलियम बोरॉन आ जाए तो चेंज कर देना है, नाइट्रोजन ऑक्सीजन आ जाए तो चेंज कर देना। ध्यान रखिएगा ये गलती नहीं करनी है। बेरिलियम बोरॉन चेंज नहीं होता है, S2 और P1 चेंज होता है। जैसे इस कॉन्फ़िगरेशन में ये S2 है और ये P1 है, तो इनका ऑर्डर चेंज होगा। बेरिलियम बोरॉन नहीं बदल रहा, इस बार बोरॉन कार्बन बदल जाएगा। P3 और P4 को एक्सचेंज करना है, मतलब इस बार नाइट्रोजन ऑक्सीजन चेंज हुआ था और इस बार ऑक्सीजन फ्लोरीन चेंज होगा। तो सिंबल याद नहीं करना है, कॉन्फ़िगरेशन से सॉल्व होगा। अब बताइए मुझे, लिथियम को साइड रखिए थोड़ी देर के, लिथियम अलग पीरियड का एलिमेंट है। क्या इन अ पीरियड लेफ्ट टू राइट जाने पर IE बढ़ेगा बेटा? हाँ। अब मुझे बताइए सबसे पहले कौन आएगा? S1। कॉन्फ़िगरेशन देखिए, S1, S2, P1, P2, P3, P4, P5, P6 ऐसा ऑर्डर होता है। सबसे कम आई किसकी आ रही? बेरिलियम। उससे ज्यादा बोरॉन कार्बन चेंज हो गया, तो इस तरह से हो गया। फिर कौन आ गया बेटा? नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन चेंज हो गया, और फिर कौन आ गया बेटा? नियॉन। अभी ये सारे एलिमेंट्स तो हम लोगों ने सेकंड पीरियड के लिखे। अभी कौन बचा हुआ है? लिथियम। लिथियम का कॉन्फ़िगरेशन देखिए, क्या ये हीलियम का कॉन्फ़िगरेशन है या नहीं है बेटा? है। अच्छा, ऊपर वाले केस को देख के बताना जरा मुझे, क्या हाईएस्ट आई इनर्ट गैस की होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए? इनर्ट गैस की या इनर्ट गैस कॉन्फ़िगरेशन की? कॉन्फ़िगरेशन की। अब मुझे बताओ, अगर इनर्ट गैस कॉन्फ़िगरेशन की मैं बात कर रहा हूं तो फर्स्ट पीरियड की इनर्ट गैस कौन है बेटा? हीलियम। कॉन्फ़िगरेशन के रिस्पेक्ट में देखेंगे, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टॉन, ज़ेनॉन, रेडॉन, इन सबकी आई अपने अपने पीरियड में सबसे ज्यादा, और मतलब इनका आई पीरियोडिक टेबल में लगभग सबसे ज्यादा की तरफ होगा, और डाउन द ग्रुप जाने पर आई कम होती है। इसका मतलब है सबसे ज्यादा आई अगर पीरियोडिक टेबल में किसी की होनी है तो वो कौन है? हीलियम। हीलियम या हीलियम कॉन्फ़िगरेशन। कॉन्फ़िगरेशन मतलब अगर 1s2 कॉन्फ़िगरेशन दिखा, बिना कुछ सोचे समझे मैक्सिमम कर दो। ये हीलियम का कॉन्फ़िगरेशन बेटा। इसका IE तो पूरे पीरियोडिक टेबल में सबसे ज्यादा होता है। इवन अगर यहां 2p6 होता, कौन होता? 2p6। मान लो एक कोई एलिमेंट होता है यहां पर जिसका कॉन्फ़िगरेशन 2p6 आता, तो 2p5 के आगे 2p6 आता, और उस 2p6 से भी ज्यादा 1s2 होता। क्यों होता भाई? क्योंकि ये 2p6 है, ये 3p6 है, और 2p6 से ज्यादा कौन है? 1s2। तो 1s2 दिखा मतलब वो मैक्सिमम पे ही चिपकाना है।
तो 1s2 वाला एलिमेंट यहां पर कौन है बेटा? लिथियम। लिखते वक्त हीलियम मत लिख देना, हीलियम तो दिया ही नहीं क्वेश्चन में ना, लिथियम ही लिखना पड़ेगा। तो ये ध्यान रखे, सिंबल से सॉल्व नहीं होते क्वेश्चन। किससे सॉल्व होते हैं बेटा? कॉन्फ़िगरेशन से। 2 पॉइंट ये आप इसको एज इट इज लिखेंगे, इसके बाद नोट लिखवाऊंगा 3, मिनिमम आई, मैक्सिमम आई पीरियड में और मैक्सिमम आई पीरियोडिक टेबल में। 3 पॉइंट लिखाऊंगा नोट में, जब तक मैं थर्ड पीरियड के केसेस यहां लिख दे रहा हूं। चलो बेटा ना, ये सेकंड पीरियड के लिए जो I1 और I2 का ऑर्डर है, उसके बाद मैंने बोला नोट लिखने 3 नोट बोल दे रहा हूं, लिख लीजिएगा। नोट में फर्स्ट पॉइंट बना के लिखिएगा, मिनिमम IE इन अ पीरियड, मिनिमम IE इन अ पीरियड, मिनिमम IE इन अ पीरियड। खुद बताइए बेटा, लेफ्ट जब पीरियड में जा रहे तो मिनिमम आई फर्स्ट एलिमेंट की होगी या लास्ट एलिमेंट की? फर्स्ट एलिमेंट मतलब अल्कली मेटल। अल्कली मेटल का कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है बेटा? NS1। तो डैश करके लिखें, मिनिमम आई इन अ पीरियड, डैश करके लिखें अल्कली मेटल कॉन्फ़िगरेशन। कॉन्फ़िगरेशन इंपॉर्टेंट है ना, अल्कली मेटल कॉन्फ़िगरेशन ब्रैकेट में NS1, NS1 अल्कली मेटल कॉन्फ़िगरेशन ब्रैकेट में NS1। देखो कई बार क्या होता है क्वेश्चन में बेटा, ऐसे सिंबल नहीं देता। जैसे अभी ये तो हमने लिथियम बेरिलियम बोरॉन दिया हुआ है, कई बार एग्जाम में सिंबल नहीं देके सीधे कॉन्फ़िगरेशन दे देता आपको, कि 4 एलिमेंट की कॉन्फ़िगरेशन दे दी, बोला इनको ऑर्डर में अरेंज करिए और या फिर इनमें से मिनिमम और मैक्सिमम बताइए। अब उसमें मान लो एक कॉन्फ़िगरेशन दे रखी 3s1, एक दे रखा 3p3, एक दे रखा 4p3 और एक दे रखा 5p6। तो आपको ये देखना है कि S1 वाला कॉन्फ़िगरेशन है, मतलब उसका आई क्या हो जाएगा? मिनिमम। तो आप डायरेक्टली उसको टिक कर सकते हो कि S1 कॉन्फ़िगरेशन है, मतलब आई मिनिमम होगा, और P6 टाइप का कॉन्फ़िगरेशन है तो आई मैक्सिमम होगा। ये थोड़ा सा हिंट मिल जाता है अपने को। सेकंड पॉइंट लिखें, मैक्सिमम IE इन अ पीरियड, मैक्सिमम IE इन अ पीरियड डिस्कस कर ही लिया हम लोगों ने। मैक्सिमम आई लास्ट एलिमेंट का होगा, लास्ट एलिमेंट कौन होता है? इनर्ट गैस, है ना। तो लिख लीजिए मैक्सिमम आई इन अ पीरियड, डैश करके लिखेंगे इनर्ट गैस कॉन्फ़िगरेशन, इनर्ट गैस कॉन्फ़िगरेशन, है ना। कॉन्फ़िगरेशन पे फोकस रखिएगा, इंपॉर्टेंट बात कॉन्फ़िगरेशन है। कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है इनर्ट गैस का? NP6, NP6। अब ये तो पीरियड की बात हुई, अब पूरे पीरियोडिक टेबल की बात करते हैं। तो पीरियोडिक टेबल में अभी मैंने हीलियम के बारे में आपको बताया कि सबसे ज्यादा आई पूरे पीरियोडिक टेबल में किसकी होनी चाहिए? हीलियम की। तो लिखिएगा मैक्सिमम IE इन पीरियोडिक टेबल, मैक्सिमम IE इन पीरियोडिक टेबल, मैक्सिमम IE इन पीरियोडिक टेबल, डैश करके लिखेंगे हीलियम कॉन्फ़िगरेशन। क्या कॉन्फ़िगरेशन होता है हीलियम का? 1s2 की NS2, 1s2 की NS2, 1s2 NS2 मत लिख लेना, अल्कलाइन अर्थ मेटल बन जाएगा नहीं तो, है ना। हाँ 1s2 स्पेसिफिक एलिमेंट दिया है इस बार, तो 1s2 ठीक है। तो ये नोट कर लेंगे। इसके बाद ग्रुप थर्ड बिल्कुल सेम है, मतलब थर्ड पीरियड बिल्कुल सेम है। आप देखें, सोडियम मैग्नीशियम एल्यूमिनियम सिलिकॉन फास्फोरस क्लोरीन आर्गन, I1 I2 के ऑर्डर की बात कर रहे हैं। I1 मतलब विदाउट रिमूविंग एनी इलेक्ट्रॉन राइट द कॉन्फ़िगरेशन, I2 का मतलब है रिमूव 1 इलेक्ट्रॉन एंड राइट द कॉन्फ़िगरेशन। ऊपर आप जब कॉन्फ़िगरेशन देखेंगे तो बेटा सोडियम भी 3 है, आर्गन भी 3p6 है, सब सेम पीरियड के हैं। जबकि I2 में जब आप जाओगे तो सोडियम के साथ 2 है, मतलब इसका पीरियड नंबर सेकंड है और बाकी सबका पीरियड नंबर थर्ड है। सेम पीरियड में लेफ्ट टू राइट आई बढ़ेगा, S2P1 एंड P3P4 में एक्सचेंज हो जाएगा, और ये जो कॉन्फ़िगरेशन है ये NP6 कॉन्फ़िगरेशन है, ये कहां चली जाएगी बेटा? मैक्सिमम पे। बाकी पूरा ट्रेंड बिल्कुल सेम है। सबसे ज्यादा बार एग्जाम में अगर कोई क्वेश्चन पूछता है, इधर ध्यान दो 2 मिनट के लिए, ये आता है सबसे ज्यादा बार। ये एनसीईआरटी का एग्जाम्पल है बेटा बेसिकली, है ना। उसमें वैल्यूज दे रखी है, उसमें क्या करता है सोडियम की वैल्यू दे रखी है कुछ 700 400 ऐसे करके, इसकी भी वैल्यू दे रखी है, इसकी भी वैल्यू दे रखी है, और एल्यूमिनियम पूछता है आपसे कि एल्यूमिनियम की वैल्यू इससे ज्यादा इससे कम, इससे ज्यादा उससे कम, ये होगी वो होगी, इस तरह का क्वेश्चन है। एनसीईआरटी का ही क्वेश्चन है, इसीलिए सबसे ज्यादा बार ये क्वेश्चन पूछा जाता है। पर अब सॉल्व करना आना चाहिए कि S2P1 में क्या हो जाता है बेटा? एक्सचेंज हो जाता है। क्या वो सब क्वेश्चन अपन देखेंगे, आएगा चॉकलेट पकड़ा के क्या? एक चॉकलेट देखे क्या? और कितनी चाहिए है? सेंटा वैसा नहीं होता। हाँ मैं भी देख के घबरा गया सेंटा जो ना, वो उधर प्रो वाले बैच में आया था एक्चुअल में, जब मैं पढ़ा रहा था तो मुझे डर ये लग रहा था बच्चे दाढ़ी नहीं खींच ले उसकी सेंटा की। छाप ले बेटा ये, यार जल्दी लिखो क्या हो गया आज। अच्छा अभी इंजन गर्म नहीं हुआ तुम लोगों का? हाँ हाँ, अभी इससे पहले क्लास नहीं थी ना, हाँ इसीलिए। कोई बात नहीं, अगले लेक्चर तक तैयार हो जाओगे हम लोग।
गाड़ी पटरी पे आ जाएगी आप लोगों की। बोल दिया मतलब ऐसे, है ना, मैं मिटा दूंगा तुरंत। और मैं पहले जो बाद में लिखता हूँ पहले मिटाता हूँ, ये भी ध्यान रखना। अल्कली मेटल, हाँ अल्कली मेटल कॉन्फ़िगरेशन लिखा ना मैंने वहां, अल्कली मेटल नहीं लिखा। कॉन्फ़िगरेशन क्या होती है अल्कली मेटल की? NS1। ये कौन है, क्या ये? 3S1 क्या बेटे? मेरे वजह से गलत हो गया? अच्छा ठीक है, एग्जाम में मैं नहीं रहूंगा बेटा, वहां सही कर लेना। चलो लिख लिया बेटे सबने? चलिए आगे बढ़ते हैं इसमें। अभी हम लोगों ने यहाँ पर सेकंड और थर्ड पीरियड में I1 और I2 के बारे में डिस्कशन किया। अब हम आगे बढ़ते हैं बेटा ग्रुप के केस में ना। एस और पी ब्लॉक को पहले हम कंप्लीट करेंगे, फिर डी और एफ को अलग से पढ़ेंगे। ग्रुप में याद करें हमारे पास एस और पी ब्लॉक में टोटल 8 ग्रुप्स हैं। दो ग्रुप ग्रुप नंबर 1 ग्रुप नंबर 2 एस ब्लॉक को बिलोंग करेगा, और ग्रुप नंबर 13 14 15 एंड 16 17 18 पी ब्लॉक को कंप्राइज करेगा। ठीक है, अब अगर हम लोग बात करें यहां पर सबसे पहले डाउन द ग्रुप की, तो डाउन द ग्रुप में मैंने फैक्टर आपको लास्ट क्लास में लिखा है, तो वो था शेल नंबर या फिर हम बोले तो एटॉमिक रेडियस। जब हम डाउन द ग्रुप जाते हैं तो शेल नंबर बढ़ता है, और शेल नंबर बढ़ने के साथ साथ रेडियस भी बढ़ता है। लेकिन याद करिए ग्रुप्स में मैंने कल भी आपको थोड़ा सा बोला था इसके बारे में कि ग्रुप में दो तरह के ट्रेंड्स होते हैं। एक तो ऐसे ग्रुप होते हैं जहां विदाउट कॉन्ट्रैक्शन वाले ग्रुप होते हैं, और एक विद कॉन्ट्रैक्शन वाले होते हैं। ये जो ग्रुप आपके सामने लिखे हैं पहली स्लाइड में, ये विदाउट कॉन्ट्रैक्शन वाले ग्रुप है, और इसके बाद हम लोग पी ब्लॉक के विद कॉन्ट्रैक्शन वाले ग्रुप लेंगे। ठीक है ना, तो पहले हम विदाउट कॉन्ट्रैक्शन की बात करते हैं। विदाउट कॉन्ट्रैक्शन मतलब वहां पर कोई एक्सेप्शन आने का सवाल है नहीं, टॉप टू बॉटम जाएंगे, एटॉमिक रेडियस बढ़ेगा, रेडियस बढ़ने के साथ साथ न्यूक्लियस और आउटर मोस्ट शेल का डिस्टेंस बढ़ेगा, डिस्टेंस बढ़ेगा तो इलेक्ट्रॉन को निकालना आसान हो जाएगा, और आसान काम को करने के लिए एनर्जी का रिक्वायरमेंट कम होगा। तो इसीलिए डाउन द ग्रुप जा रहे हैं लगातार। यहां पर ये विदाउट कॉन्ट्रैक्शन वाले ग्रुप है। एज वी मूव डाउन द ग्रुप IE गेट्स डिक्रीज्ड, ये ट्रेंड आएगा। ठीक है, अब देखो सेकंड स्लाइड पे आता हूं, पहले वो समझा देता हूं फिर एक साथ नोट कर लीजिएगा। सेकंड स्लाइड में क्या है, अब हम ग्रुप 13 14 15 की बात कर रहे हैं। यहां पर कॉन्ट्रैक्शन लगता है, याद करिएगा दो तरह के कॉन्ट्रैक्शन बताए थे, TC और LC। पहला कॉन्ट्रैक्शन कौन था बेटा? TC, रेडियस पे आ रहा हूं, है ना। मैं ग्रुप 13 को पहले रेडियस आपको समझाऊंगा फिर आई बताऊंगा, क्योंकि डाउन द ग्रुप हमारे पास जो फैक्टर है वो रेडियस है, और 14 15 को हम डायरेक्टली आई का ट्रेंड बनाएंगे। ठीक है, 13 में मैं कंपैरिजन समझा रहा हूं आपको। डाउन द ग्रुप जाने पर रेडियस बढ़ना चाहिए ड्यू टू TC, कॉन्ट्रैक्शन लगभग बराबर, साइज लगभग बराबर, एग्जैक्ट ट्रेंड पे नहीं जा रहे, लगभग ट्रेंड से सॉल्व कर रहे हैं इसको। यहां पर TC और यहां पर LC, क्या यहां पर भी LC लगता है बेटा? हाँ, क्या यहां पर भी LC लगता है? हाँ, TC एक जगह, LC बहुत सारी जगह, याद करिएगा। और ग्रुप 13 पे आके LC थोड़ा सा वीक पड़ता था, P1 इलेक्ट्रॉन आता था, यहां पर LC और वीक पड़ता था, और यहां तक आते आते LC लगभग लगभग खत्म हो जाता था, या इसके बाद खत्म हो जाता था। ऐसी बात हम लोगों ने की हुई है। ठीक है, अब देखो कॉन्ट्रैक्शन में इसका साइज छोटा होके, गाजर छोटा होके आलू के लगभग बराबर हो जाता था, और थैला छोटा होके लगभग इंडियम के बराबर हो जाता था। ऐसा क्यों होता था? क्योंकि इससे पहले 10 D के इलेक्ट्रॉन आए, और इसके पहले 14 F के इलेक्ट्रॉन और 10 D के इलेक्ट्रॉन भी एंटर हो चुके, जिनकी शील्डिंग पुअर होती थी। याद करिए सिग्मा या शील्डिंग जब पुअर होती तो Z इफेक्टिव बढ़ता है। इसका मतलब है यहां पर गैलियम के केस में Z इफेक्टिव बढ़ा है, और थैलियम के केस में भी Z इफेक्टिव बढ़ा है। उस Z इफेक्टिव के बढ़ने से इनका साइज कॉन्ट्रैक्ट हुआ। अब आते हैं IE की तरफ। आई को हम लोग किससे सॉल्व कर रहे हैं डाउन द ग्रुप? रेडियस से। रेडियस बढ़ेगा तो आई कम हो जाएगी, अरे यही तो फैक्टर है, रेडियस बढ़ेगा तो आई कम हो जाएगी। यहां पर भी रेडियस बढ़ा है, आई कम हो जाएगी। यहां पर रेडियस लगभग बराबर है, इसलिए अब इसको रेडियस से सॉल्व नहीं कर पाओगे, क्योंकि रेडियस तो लगभग बराबर है। तो इसमें रेडियस के लगभग बराबर होने का रीजन भी तो Z इफेक्टिव ही है। इसका मतलब है यहां से आने पर रेडियस काम नहीं आएगा, Z इफेक्टिव काम आएगा, क्योंकि खेल पूरा Z इफेक्टिव का चल रहा है। अब मुझे बताओ यहां से यहां आने पर इसका Z इफेक्टिव ज्यादा, Z इफेक्टिव ज्यादा तो अट्रैक्शन ज्यादा, अट्रैक्शन ज्यादा तो इलेक्ट्रॉन निकालना मुश्किल, मुश्किल काम को कराने के लिए एनर्जी ज्यादा, और यही बात यहां भी आएगी।
इसका मतलब एक कंक्लूजन निकालते हैं, सीधा सा एक लाइन में समझने की कोशिश करते हैं। डाउन द ग्रुप, जैसे हमने इसमें बोला लेफ्ट टू राइट आई बढ़ेगा, S2 P1 P3 P4 में एक्सचेंज हो जाएगा, वैलिड टू फोर्थ पीरियड, ये हम डिस्कस कर चुके हैं। डाउन द ग्रुप जाने पर आई कम होगा, लेकिन जहां जहां कॉन्ट्रैक्शन लगा है, जहां जहां कॉन्ट्रैक्शन लगा है वहां वहां आई बढ़ जाएगी। डाउन द ग्रुप आई कम होगी, लेकिन जहां जहां कॉन्ट्रैक्शन लगा है वहां आई बढ़ जाएगी। क्यों? कॉन्ट्रैक्शन लगने का कारण जेड इफेक्टिव का बढ़ना था, और जेड इफेक्टिव बढ़ा है तो ऑब्वियसली आई बढ़ जाएगी। अब देखो, ये तो हमने एक ऑर्डर बनाया, ध्यान सुनना, ध्यान समझना, कहानी अभी शुरू हुई है, खत्म नहीं हुई। अभी हम लोगों ने रेडियस को साइड में रखिए, रेडियस का ट्रेंड हमने पहले डिस्कस कर रखा। अब हम आई के ऊपर आते हैं। इसका आई का ट्रेंड देखिए जरा खतरनाक है, डिक्रीज इंक्रीज डिक्रीज इंक्रीज, एग्जैक्ट ट्रेंड नहीं पता आपको, एग्जैक्ट ट्रेंड। और ग्रुप 13 का एग्जैक्ट ट्रेंड आना चाहिए। क्यों आना चाहिए? चाहे कोई भी ट्रेंड हो, रेडियस हो, आई हो, ये हो, EN हो, मेल्टिंग पॉइंट हो, बॉइलिंग पॉइंट हो, डेंसिटी हो, ग्रुप 13 विल ऑलवेज रिमेन इंपॉर्टेंट। क्योंकि एकमात्र ऐसा ग्रुप जहां दोनों कॉन्ट्रैक्शन साइमल्टेनियसली लग रहे होते हैं वो कौन है बेटा? ग्रुप 13। ग्रुप 13 के अलावा कहीं पर भी दोनों कॉन्ट्रैक्शन लगते नहीं है एक साथ, क्या तो सिर्फ LC ही लगेगा, TC तो और इसके अलावा कहीं मिलेगा नहीं। इसलिए ये इंपॉर्टेंट ग्रुप है बेटा, इसके सारे ऑर्डर्स इंपॉर्टेंट है। अब इसके आई पे आते हैं। एक बार बताओ, डाउन द ग्रुप जाने पर नॉर्मली आई क्या होना चाहिए था? कम होना चाहिए। तो इसका मतलब है सबसे ज्यादा आई किसका होना चाहिए था? बोरॉन का, बाकी डिक्रीज होना चाहिए था नीचे। पर क्या TC और LC की वजह से इनके आई बढ़ गए या कम हो गए? बेटा बढ़ गए, तो ये दोनों ऑर्डर में आगे आ जाएंगे बढ़ने की वजह से। वैसे तो ये कम पे होने थे, बट आई बढ़ने की वजह से ये आगे आएंगे। और आगे में भी ज्यादा आगे कौन आएगा बेटा? थैलियम। क्यों आएगा? क्योंकि इसमें LC लगा है। लैंथेनाइट कॉन्ट्रैक्शन इज मच मोर पावरफुल देन ट्रांजिशन कॉन्ट्रैक्शन, इसीलिए तो TC कमजोर होता था, इसीलिए एक जगह लगता था। LC पावरफुल होता है, इसीलिए दूर दूर तक लगता है। तो यहां आएगा थैलियम, यहां आएगा गैलियम। अब बचे कौन? एल्यूमिनियम और इंडियम। इनमें कोई कॉन्ट्रैक्शन नहीं लगता था, कॉन्ट्रैक्शन तो गैलियम और थैलियम में लगता था। जिसमें कॉन्ट्रैक्शन नहीं है, डाउन द ग्रुप जाने पर IE डिक्रीज होगी, तो यहां आएगा एल्यूमिनियम और यहां आएगा इंडियम। ये एग्जैक्ट ऑर्डर आता है। इसमें थैलियम के आगे आने का रीजन है बेटा LC, और इसके आगे आने का रीजन है TC। अब देखिए, थैलियम आगे और गैलियम और थैलियम दोनों कॉन्ट्रैक्शन में जेड इफेक्टिव बड़ा आगे आ गए एल्यूमिनियम और इंडियम के मुकाबले, और इन दोनों में आगे कौन आ गया? LC, क्योंकि पावरफुल कॉन्ट्रैक्शन होता है। अब इस ऑर्डर को देखिए, ऑर्डर याद तो करना ही पड़ेगा आपको अल्टीमेटली, क्योंकि हौच पौच है। तो अब याद कैसे करना है उस पर बात करते हैं, बाकी समझ तो लिया अपन ने कैसे क्या हो रहा है। याद करेंगे इसको, बॉटल में गया अलादीन, कैसे याद करेंगे? बॉटल में गया अलादीन, ठीक है, इस तरह से याद कर लेना। पर अब बॉटल में गया अलादीन किसका ऑर्डर है ये पता होना चाहिए, ठीक है ना? बॉटल में गया अलादीन किसका ऑर्डर है? ग्रुप 13 की आई का। एग्जाम में आ गया पता, बॉटल में गया अलादीन, तो याद करके चले गए। अब ये ग्रुप 13 के साइज का ऑर्डर है कि आई का ऑर्डर है कि EA का ऑर्डर है कि EN का ऑर्डर है कि इसका मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट, डेंसिटी किसका ऑर्डर है, ये पता होना चाहिए। बॉटल में गया अलादीन इज द ऑर्डर ऑफ IE। एक बात और समझे, पहले ग्रुप 14 और 15 समझाता हूं, फिर एक और मेन कॉन्सेप्ट जो इसके पीछे वो बताता हूं आपको, है ना? ध्यान सुनिएगा। यहां पर आते हैं ग्रुप 14 के ऊपर। बेटा यहां पर इस जगह कॉन्ट्रैक्शन लगता है, और यहां पर भी इस जगह कॉन्ट्रैक्शन लगता है, जो कि नेग्लिजिबल होता है। अब देखिए, डाउन द ग्रुप जाने पर तो IE कम होगा। अभी आई का ऑर्डर है ना, साइज से कंपेयर नहीं कर रहा हूं, डायरेक्ट आई बना रहा हूं। जहां जहां कॉन्ट्रैक्शन लगेगा वहां वहां आई बढ़ जाएगा। डाउन द ग्रुप जाने पर आई कम होगा, जहां जहां कॉन्ट्रैक्शन लगेगा वहां आई बढ़ना चाहिए। होता कुछ भी नहीं यहां पर, ऐसे ही है, क्योंकि आई यहां पर जो कॉन्ट्रैक्शन होता है लगभग नेग्लिजिबल होता है। मतलब इसका ट्रेंड नॉन कॉन्ट्रैक्शन वाले ग्रुप्स के जैसा होता है ना? ये तो अपन ने कहने की बात समझ ली। अब देखो, इसमें एक और बात देखेंगे। 13 का हमने जैसे ऑर्डर बनाया, वैसे 14 का तो बनाया। कम से कम 14 में तो कॉन्ट्रैक्शन की वजह से कुछ चेंजेस आए हैं। तो बेटा डाउन द ग्रुप जाने पर आई कम होगा। देखिए, काशी गए और संत और प्रभु की पोजीशन बदल जाएगी। प्रभु आगे आ जाएंगे और संत पीछे चले जाएंगे, ठीक है? और ये आगे क्यों आए? ड्यू टू LC। ये समझ जाना, संत है, ठीक है, बाहर आ गए बाउंड्री के। अभी देखो, एक पॉइंट यहां पर मन में आना चाहिए, वो ये है कि सर थैलियम में भी कॉन्ट्रैक्शन लगा था LC, तो थैलियम तो सेकंड पोजीशन पे आ गया। और सर प्रभु पे भी लगा है LC, लेकिन प्रभु तो सेकंड लास्ट पे रहे, यहां क्यों नहीं आ गए? पहली बात, इसको समझने का तरीका यह है कि वहां कॉन्ट्रैक्शन पावरफुल था, यहां कॉन्ट्रैक्शन वीक पड़ गया, तो ये पीछे जाएगा। यहां और वीक पड़ा, इसलिए वो सबसे पीछे रहा। एक तो ये तरीका है। दूसरा जो इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है वो समझिएगा ध्यान से।
मैंने आपको बोला 6 तरह के क्वेश्चन पूछता, बहुत जरूरी बात कर रहा हूं यहाँ पर, 6 तरह के क्वेश्चन पूछता, लेफ्ट टू राइट इन अ पीरियड, टॉप टू बॉटम इन अ ग्रुप, जिस पे अभी हम चल रहे हैं, आइसो इलेक्ट्रॉनिक, डिफरेंट स्पीशीज ऑफ सेम एलिमेंट, 2 एडजेसेंट पीरियड, 2 एडजेसेंट ग्रुप और एक रैंडम केस आता है। वो रैंडम केस किसका होता है बेटा? मेटल, मेटलॉइड, नॉन मेटल का केस होता है। कौन सा केस होता है बोलिए? मेटल, मेटलॉइड और नॉन मेटल का केस होता है। वो मेटल, मेटलॉइड, नॉन मेटल का केस क्या होता है, ध्यान सुनेगा। रैंडम में क्या होगा बेटा? आपको कहीं से भी पीरियोडिक टेबल में से कोई भी एलिमेंट उठा के दे देगा और बोलेगा उसका आई का ऑर्डर बताइए। जैसे मान लीजिए ये हम पीरियोडिक टेबल को देख रहे हैं, यहां पर एसपीडीएफ ब्लॉक्स है यहां पर, तो आपको क्या करेगा? यहां से एक एलिमेंट देगा, एक यहां का एलिमेंट देगा, एक वहां का एलिमेंट देगा, बोलेगा इसका आई का ऑर्डर बना दीजिए। अब ये रैंडम क्वेश्चन जब भी आए ना, तो सबसे पहले याद करिए, मेटलॉइड्स की ट्रिक आपको बता रखी है। बालिका, सीता, गीता, ऐश्वर्या सब ट्यूशन पढ़ने आते, ठीक है। ये इस तरह से कुछ जिगजैग 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 लाइन बन जाएगी। इधर सारे के सारे क्या है? मेटल। ये क्या है? मेटलॉइड। और ये क्या है? नॉन मेटल। अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी, बोरॉन विल बी कंसिडर्ड एज अ टिपिकल नॉन मेटल। मेरे हिसाब से मेटलॉइड, एनसीईआरटी के हिसाब से नॉन मेटल। अब क्या है, जब आप इस ग्रुप में जा रहे हो, ग्रुप 13, दिस इज मेटलॉइड या नॉन मेटल एंड दीज आर। अब ध्यान सुनना, जब आपके पास 3 तरह के एलिमेंट आ रहे हैं, पहला टाइप का एलिमेंट आ रहा है मेटल, दूसरा टाइप का एलिमेंट आ रहा है मेटलॉइड और तीसरे टाइप का एलिमेंट आ रहा है नॉन मेटल, रैंडम केस की बात कर रहा हूं, इनमें जो आईई का ऑर्डर होगा वो ये होगा। क्यों? मेटल की टेंडेंसी इलेक्ट्रॉन लूज करने की तो होती है, इसका मतलब है मेटल आसानी से इलेक्ट्रॉन लूज करता है या मुश्किल से? आसानी से, तभी तो उसकी टेंडेंसी आसानी से लूज करेगा। आसानी से लूज करेगा मतलब रिक्वायर्ड एनर्जी कम, जबकि नॉन मेटल इलेक्ट्रॉन लूज करना नहीं चाहता, इसका मतलब उससे इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए एनर्जी का रिक्वायरमेंट ज्यादा हो। बहुत इंपॉर्टेंट बात है, इससे आप ये सारे क्वेश्चन कर सकते हो आई के लगभग लगभग, ठीक है ना, जो रैंडम रैंडम आएंगे। बट ठीक है, अपन पीरियड और ग्रुप समझना ज्यादा आसान होता है एज कंपेयर टू दिस, इसलिए हम इसको रैंडम के लिए रखते हैं। अब देखो यहां पर समझना ध्यान से, मुझे बताओ, ये जो पीछे हम लोगों ने ग्रुप 13 की बात करी थी, 13 को देखे, आई का ऑर्डर देखे, क्या ये नॉन मेटल है बेटे? अरे बोलो, नॉन मेटल का आई क्या होगा? सबसे ज्यादा। और बाकी सारे एलिमेंट क्या है? मेटल। तो नॉन मेटल सबसे आगे रहेगा और बाकी सारे मेटल पीछे रहेंगे। पहली बात तो ये हुई। और बाकी सारे मेटल में भी जिनमें कॉन्ट्रैक्शन लगाए वो आगे आ जाएंगे और बाकी मेटल और पीछे चले जाएंगे। अब आप आइए इधर ग्रुप 14 की तरफ। ग्रुप 14 में जरा आइडेंटिफाई करके बताइए, क्या सीता गीता दिख रही है इसमें? अरे बोलो, बालिका, सीता गीता, सीता सीता गीता आ रही है बेटा इसमें। ये मेटलॉइड है, ये नॉन मेटल, ये मेटल है। चेंज जो होगा ना कॉन्ट्रैक्शन के सिर्फ मेटल मेटल में होगा। मेटल कॉन्ट्रैक्शन की वजह से मेटल के आगे जा सकता है, कॉन्ट्रैक्शन की वजह से मेटल मेटल के आगे जा सकता है, नॉन मेटल या मेटलॉइड के आगे नहीं जा सकता। मेटल मेटल के आगे चले जाएगा लेकिन मेटलॉइड या नॉन मेटल के आगे नहीं जाएगा। इधर आइए ऐश्वर्या साहब, अब यहां कॉन्ट्रैक्शन लग भी जाए तो भी मेटल मेटलॉइड के आगे नहीं जा सकता, इसलिए यहां पर नॉर्मल ट्रेंड मिलेगा, सबसे ज्यादा आई नॉन मेटल्स की, उसके बाद मेटलॉइड्स की और उससे कम मेटल की। क्या बात समझ में आ गई आपके? क्या ग्रुप 2 सेकंड पीरियड, मेटल मेटलॉइड नॉन मेटल, वो तो अभी लिखाएंगे, रैंडम वाला केस जब पढ़ाएंगे लास्ट में तब लिखूंगा। चलिए बेटा, है ना, अब यहां पर ध्यान दीजिएगा। पी ब्लॉक और एस ब्लॉक के ग्रुप्स को समझने के बाद हम लोग अब डी ब्लॉक की तरफ मूव कर रहे हैं। एस और पी ब्लॉक में जो केसेस थे वो हमने डिस्कस कर लिए। डी ब्लॉक में मैंने आपको बोला था, जब हम पीरियड की बात करते हैं बेटा, क्वेश्चन या तो सेकंड पीरियड का आता है, थर्ड पीरियड का आता है, ज्यादा से ज्यादा फोर्थ पीरियड का आता है। फोर्थ पीरियड में यदि हम बात करें तो फोर्थ पीरियड में हमें केवल 3D सीरीज के बारे में पढ़ना होता है, वो हम लोग यहां पर देख रहे हैं। बाकी 4D या 5D या 6D सीरीज की वैल्यूज एनसीईआरटी मेंशन नहीं करता है, तो उस पर कभी क्वेश्चन आएगा भी नहीं। 3D की अगर हम लोग बात करें तो एनसीईआरटी जब आप देखेंगे डी एंड एफ ब्लॉक की, तो वहां पर वही टेबल एक दे रखता है हमेशा, उस टेबल में जब आप देखेंगे तो I1, I2 और I3 तीनों की वैल्यूज एनसीईआरटी ने मेंशन कर रखी है, और इसीलिए 3D में I1 का भी क्वेश्चन आ सकता है, I2 का भी क्वेश्चन आ सकता है बेटा, I3 का भी क्वेश्चन आ सकता है। मोस्टली क्वेश्चन I3 का पूछा जाता है क्योंकि इसमें एक्सेप्शन कम है, मतलब नॉर्मल आधी सीरीज पूछता है आपसे और वो नॉर्मल ट्रेंड होता है, इसलिए वो ज्यादा पूछा जाता है। लेकिन हाँ 1 2 3 तीनों दे रखा है, आने को कुछ भी आ सकता है। अब जरा थोड़ा सा इसको
क्लोजली ऑब्जर्व करें कि यहाँ पर क्या चेंजेस आते हैं, क्योंकि डी ब्लॉक के कॉन्फ़िगरेशन में भी एक्सेप्शन आता है, तो कहीं ना कहीं रेडियस में भी एक्सेप्शन आया था। याद करें फेकोनी का साइज बराबर था, कम हो गया, मतलब यहाँ एक्सेप्शन आने ही है, पर उसको कैसे समझे या कैसे उसको है ना हम लोग चेक करें। सबसे पहली बात, I1 का मतलब हो गया बेटा विदाउट रिमूविंग एनी इलेक्ट्रॉन राइट द कॉन्फ़िगरेशन, I2 मतलब रिमूव वन इलेक्ट्रॉन एंड राइट द कॉन्फ़िगरेशन, I3 मतलब रिमूव टू इलेक्ट्रॉन एंड राइट द कॉन्फ़िगरेशन। यहां मैंने कॉन्फ़िगरेशन नहीं लिखा है, बाकी इसमें देखें आप स्कैंडियम का कॉन्फ़िगरेशन याद करें क्या होता है, 4s2 3d1। अरे हाँ, तो बताइए जब एक इलेक्ट्रॉन निकालोगे तो 4s2 का निकलेगा या 3d का निकलेगा? 4s का। इलेक्ट्रॉन हमेशा मैक्सिमम शेल नंबर से पहले निकलेगा, तो 4s2 का एक इलेक्ट्रॉन निकल गया तो 4s1, और फिर जब एक और इलेक्ट्रॉन निकाला तो 4s का ये बचा हुआ इलेक्ट्रॉन भी निकल गया, तो 4s2 3d1 में से दो इलेक्ट्रॉन 4s2 के निकल गए तो क्या बचा? 3d1। ऐसे इस पे क्या बचेगा? d2, इस पे क्या बचेगा? d3 d4। याद करें जब एफ ब्लॉक का मैंने रेडियस का ऑर्डर लिखा था, EU सबसे बड़ा हो जाएगा, उसके बाद मैंने उनका एक +3 स्टेट में भी साइज का ऑर्डर बनवाया था, और वहां पर मैंने एक लाइन बोली थी कि एनसीईआरटी में पहले ये लाइन थी, वो था रीअरेंजमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स का, कि आयनिक फॉर्म में इलेक्ट्रॉन्स का रीअरेंजमेंट होता है। और आप देखो वैसे तो जब हम इनकी कॉन्फ़िगरेशन लिखेंगे तो वहां D4 D9 नहीं आएगा, लेकिन यहां पर D4 भी आएगा और यहां D9 भी आएगा, क्योंकि रीअरेंजमेंट हो जाता है। खैर यहां पर देखें चेंज केवल इस जगह पर है, क्योंकि इनकी एक्सेप्शनल कॉन्फ़िगरेशन होती थी। यहां पर आएगा 4s1 3d5, एक इलेक्ट्रॉन निकाला तो 4s1 का इलेक्ट्रॉन निकल गया तो बचा कौन? 3d5। 4s1 3d10, एक इलेक्ट्रॉन निकाला तो 4s1 निकल गया और 3d10 बचा, और बाकी सब में 4s2 होता है, तो 4s2 का एक एक इलेक्ट्रॉन निकल गया तो बाकी सब जगह कौन बचा बेटा? 4s1। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। I2 और I3, पहले एक नॉर्मल ट्रेंड समझे, क्या इनका पोजीशनिंग पीरियोडिक टेबल में लेफ्ट टू राइट है या टॉप टू बॉटम है बेटा? लेफ्ट टू राइट। लेफ्ट टू राइट आई में हमने कौन सा फैक्टर पढ़ा बेटा? जेड इफेक्टिव। लेफ्ट टू राइट जाने पर जेड इफेक्टिव बढ़ेगा, जेड इफेक्टिव बढ़ेगा, अट्रैक्शन बढ़ेगा, अट्रैक्शन बढ़ेगा, आई भी बढ़ेगी। इसका मतलब है पहले एक नॉर्मल ट्रेंड दिमाग में फिट करें कि इन सब में लेफ्ट टू राइट जाने पर, इन सब में लेफ्ट टू राइट जाने पर आई बढ़ेगी। अभी देखें जरा, कुछ लिखना नहीं है, मैं चेंज करूंगा। लेफ्ट टू राइट जाने पर आई क्या होनी चाहिए बेटा? बढ़नी चाहिए, ये नॉर्मल ट्रेंड होना चाहिए था। बाकी डी ब्लॉक है, कुछ ना कुछ चेंजेस वेंजेस आएंगे, वो कैसे हैं और क्यों है उसको हम डिस्कस करना स्टार्ट करेंगे इसके बाद। ये नॉर्मल ट्रेंड होना चाहिए था। अब चेंज क्या आ रहा है उसके ऊपर चलते हैं। सबसे पहली बात, इसमें I1 में 3 एक्सेप्शंस या 3 चेंजेस आते हैं, I2 में 2 चेंजेस आते हैं, I3 में 1 चेंज आएगा। पहली बात तो ये समझ लें, 1 2 3, 3 2 1। 1 में कितने चेंज? 3। 2 में कितने चेंज? 2। 3 में कितना चेंज? 1। ठीक है, थोड़ा सा क्लोजली इसको देखें तो समझने में आसान रहेगी। I2 और I3 का जो ट्रेंड है वो पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट बेस्ड ट्रेंड है, मतलब आप उसको समझ सकते हैं ऑन द बेसिस ऑफ कॉन्फ़िगरेशन। I1 का जो ट्रेंड है वो आप समझ नहीं सकते, वो बेसिकली एक्सचेंज एनर्जी से समझा जाता है, और वो समझने के बाद भी आपको अल्टीमेटली उसको रटना ही पड़ेगा। तो हम सीधे उसी पे आ जाते हैं कि याद कैसे करना है, वो समझ लेते हैं, क्योंकि अपने को टाइम वेस्ट करने से कोई मतलब नहीं है। लेफ्ट टू राइट जाने पर आई बढ़ना चाहिए, लेकिन I1 में 3 चेंजेस आएंगे, और वो चेंजेस क्या आएंगे बेटा? उसको याद करने का तरीका है ये किसके लिए लिखा है? I1 के लिए, 2 के लिए, 3 के लिए? I1 के लिए। तो I1 में जो चेंज आएंगे वो कहां कहां आएंगे बेटा? टी कॉफी के बाद। टी कॉफी के बाद कहने का मतलब है टाइटेनियम के बाद, कोबाल्ट के बाद और आयरन के बाद। ये 3 ऑर्डर घुमा देना आपको। लेफ्ट टू राइट जाने पर आई क्या होना चाहिए बेटा? बढ़ना चाहिए, लेकिन I1 में 3 जगह चेंज आएंगे, और चेंज कहां कहां आएंगे? टी कॉफी के बाद, मतलब टी कॉफी के बाद वाला ऑर्डर आपको घुमा देना है। ठीक है, ये पहली बात हुई। टी कॉफी याद करके मत चले जाना, बात भी याद करके जाना, वरना वहां जाके टी कॉफी के पहले चेंज हो जाएगा। क्या बात समझ में आ रही है आपको? ठीक है, ध्यान रखना, टी कॉफी के बाद। अब आगे बढ़ते हैं। यहां पर आइए ना, ये मतलब याद ही करना पड़ेगा आपको, इसलिए डायरेक्टली याद करने का तरीका बता दिया, इसको आप समझ सकते हैं, कॉन्सेप्ट बेस्ड है, इस पे आते हैं, इसलिए मैंने इसकी कॉन्फ़िगरेशन भी लिख रखी है। आइए, लेफ्ट टू राइट जाने पर आई बढ़ना चाहिए था, बिल्कुल बढ़ रहा है। लेकिन एक बात बताइए, जब हमने एस और पी ब्लॉक की बात करी थी, 2 जगह हमने एक्सचेंज किए थे, वो एक्सचेंज कहां कहां किए थे? S2P1 और P3P4। क्या उसमें स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन का रोल आ रहा था बेटा? हाँ। मुझे बताइए, क्या S1 हाफ फील्ड स्टेबल होता है क्या? नहीं, कल ही बताया था, इसमें एक्सचेंज एनर्जी नहीं होती है, इसलिए इसको हाफ फील्ड स्टेबल नहीं मानते हैं। पर क्या D5 हाफ फील्ड स्टेबल होता है? क्या D10 फुल फील्ड स्टेबल होता है? हाँ।
जब एक स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन आ जाए जैसे S2 और उसके ठीक बाद एक अनस्टेबल कॉन्फ़िगरेशन आ जाए जैसे P1, तो क्या ऑर्डर घूम जाता है? हाँ। जब एक स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन आ जाए P3 और उसके जस्ट बाद एक अनस्टेबल कॉन्फ़िगरेशन आ जाए P4, क्या ऑर्डर घूम जाता है बेटा? हाँ। इसका मतलब है जब एक स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन आ जाए और ठीक उसके बाद एक एडजेसेंट अनस्टेबल कॉन्फ़िगरेशन आ जाए, ऑर्डर घूम जाएगा, क्योंकि यहां Z इफेक्टिव केवल एक बार बढ़ा था और Z इफेक्टिव से ज्यादा डोमिनेट स्टेबिलिटी कर जाती है। यहां पर भी आइए, स्टेबल और ठीक बात अनस्टेबल अगर आ रहा है तो स्टेबल का आई क्या हो जाएगा? ज्यादा। यहां आइए, इसमें स्टेबल ढूंढिए, ढूंढो, कुछ तो करोगे जीवन में। ये स्टेबल है, वो भी स्टेबल है। स्टेबल के बाद एक अनस्टेबल आ जाए तो ऑर्डर घूम जाए। उसके बाद अब कोई आ ही नहीं रहा तो कहां घुमाओगे उसको? ठीक है ना, इसीलिए ऐसे ही रख दिया। तो यहां पर चेंज कहां है बेटा? टी कॉफी के बाद यहां पर, अब मैं लिख दे रहा हूं, इसके बाद लिख दे रहा हूं, समझा तो मैंने दिया ही आपको। और यहां पर चेंज आएगा 1 2 3 3 2 1। ठीक है, तो यहां पर चेंज आ रहा है टी कॉफी के बाद, यहां क्रोमियम कॉपर या एक्सेप्शनल जिनका कॉन्फ़िगरेशन था उनके बाद, और यहां पर स्टेबल के बाद। अब इन दोनों को आप स्टेबिलिटी समझ सकते हैं, मैंने अंडरलाइन कर दिया कॉन्फ़िगरेशन पे, स्टेबिलिटी से आप समझ लेंगे, नोट कर लें इसे। और मैंने आपको बोला देखो ये पूछता है आपसे, ये वाला पार्ट ये पूछता है, और ये ऐसा पार्ट है जहां पर कोई चेंज नहीं है, लेफ्ट टू राइट सीधे सीधे आई बढ़ रही है, इतना सा पूछता है आपसे। ठीक है, वो स्टेबिलिटी जो बताई लिख लेना आप अपनी लैंग्वेज ना, घर पे फिर 2 महीने बाद 4 महीने बाद जब पढ़ोगे या 2 साल बाद जब पढ़ोगे समझ नहीं आएगा, इसलिए स्टेबिलिटी लिख लेना। अरे बोल रहा हूं लिख लो, हर चीज में मतलब नहीं लगाते। हाँ, फिजिक्स केमिस्ट्री बायो सब मिला के 100 क्वेश्चन डेली, 200, सब मिला के 200 डेली, मिला के बात कर रहा हूँ, टोटल इन टोटल 200 कौन लगाता है? और कोई नहीं, 150 डेली, मतलब डेली, मतलब ऐसा नहीं कि एक दिन 50 लगाए और अगले दिन 150 लगाए तो 150 बता दो। लगाए बेटा, सिलेक्शन चाहिए तो लगाना शुरू कर दे, अभी भी समय है। कंटिन्यूटी नहीं बनेगी तो अगले साल कंटिन्यूटी बना लेना, कभी तो कंटिन्यूटी बनानी पड़ेगी, या तो अभी 4 महीने बनाना तो अगले साल कंटिन्यू कर लेंगे, क्या हो गया? ठीक है, क्वेश्चन लगाइए डेली, क्योंकि थ्योरी पढ़ने में जो आप टाइम लगाते हैं उससे कुछ भी फायदा नहीं होने वाला। थ्योरी आप 10 बार पढ़ोगे तो भी जो क्वेश्चन आपका गलत होना है वो गलत हो गई, ये बात ध्यान रखिएगा हमेशा। क्योंकि आप जब तक चीजों को पढ़ने के बाद अप्लाई नहीं करोगे तब तक आपको अपनी गलतियां या मिस्टेक्स पता नहीं चलेगी, आप क्या सोच रहे हो, लिखा कुछ जाता है, समझते कुछ और है, एग्जाम में कुछ और अप्लाई करके आते हैं, इसलिए एप्लीकेशन ज्यादा जरूरी है। क्वेश्चन लगाएं डेली, 5-6 घंटे पढ़ते हैं घर पे? कौन है जो 6 घंटे पढ़ता है यहां से जाने के बाद? ईमानदारी से बताना। 4 घंटे? हाँ, वो मुझे पता है, कुछ रहते छुपे रुस्तम है ना, बताना नहीं, नजर लग जाएगी, हो जाता है। हाँ, तो पढ़े है ना, क्वेश्चन प्रैक्टिस स्टार्ट कर दो बेटा, है ना। अगर सिलेक्शन चाहिए या सिलेक्शन के नजदीक भी पहुंचना है तो क्वेश्चन प्रैक्टिस स्टार्ट कर दें, वरना कोई आउटपुट नहीं निकलता थ्योरी पढ़ने से, ये बात हमेशा ध्यान रखना। आप चाहे तो ट्राई कर लें अभी, आप अगले साल फिर बात समझ जाएंगे। हमें सही बोल रहा हूँ मैं, डराना मेरा काम है, डराने के काम करता हूँ। ठीक है, क्वेश्चन प्रैक्टिस स्टार्ट कर दो, क्वेश्चन जितने ज्यादा लगाएंगे उतना ज्यादा सब्जेक्ट में, कोई भी सब्जेक्ट हो, फिजिक्स केमिस्ट्री है ना, बायो मैथ जो भी आप पढ़ रहे हैं, कमांड तभी आएगा। चलिए लिख लिया बेटा, ये ऑर्डर आई 1 2 3। ठीक है, अब देखो इसमें पहले वाले केस को तो मैंने बोल दिया टी कॉफी के बाद, दूसरा अपन ने कॉन्फ़िगरेशन समझ लिया, स्टेबल और उसके ठीक बाद वाली अनस्टेबल में क्या हो जाएगा बेटा? एक्सचेंज हो जाएगा। वहां पर देखिए राइट हैंड साइड में जो बोर्ड है अपने पास डिजिटल बोर्ड, उस पर लिखा हुआ है ग्रुप का केस, है ना। वो जो ग्रुप के केसेस है उसको एज इट इज पहले आप कॉपी कर ले, फिर उस पर डिस्कशन स्टार्ट। लिख लिया बालिकाओं? देखो उसमें एक बात समझ ले पहले, तो ये जो ऑर्डर लिखा हुआ है ना आपके सामने राइट हैंड साइड पे डिजिटल बोर्ड पे, इसको पहले समझ लेते हैं, फिर इसमें से क्या हमें समझना है या क्या हमारे काम का वो हम लोग देखेंगे ना। ये जो नोट आपके सामने लिखा जाएगा बस ये आपके काम का है, बाकी सब ऑर्डर मार्केट के लिए लिखा गया और कुछ भी नहीं। ठीक है, हम इसमें से कंक्लूजन निकालेंगे, बेसिकली वो कंक्लूजन हमारे काम का है, बाकी ये वैल्यूज नहीं आएंगी एग्जाम में, क्योंकि मैंने बोला आपको थोड़ी देर पहले एनसीईआरटी ने डी ब्लॉक में 3D की वैल्यू दे रखी है 1 2 3, वो मैंने आपको बता दी। 4D
और 5D का वैल्यू दिया ही नहीं एनसीईआरटी ने, ठीक है ना, तो उसके ऊपर कभी क्वेश्चन बन नहीं सकता। बट ठीक है, ये कंक्लूजन हमें समझना है, जो पूछा जा सकता है आपसे, तो हम उसके ऊपर बात करेंगे। सबसे पहले डी ब्लॉक में बेटा 10 ग्रुप है। ग्रुप नंबर 3 का सीक्वेंस ये विदाउट कॉन्ट्रैक्शन वाला ग्रुप होता था, याद करिए। इसमें एक्चुअल तो कॉन्ट्रैक्शन कहां से स्टार्ट होता था, 4 से लेकर 12 या 15 तक जाता था। तो ये विदाउट कॉन्ट्रैक्शन वाला ग्रुप है, और विदाउट कॉन्ट्रैक्शन वाला ग्रुप है तो डाउन द ग्रुप जाने पर आई क्या हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी। इसको साइड में रखिए। 4 से लेकर 12 में क्या लगता था बेटा, कॉन्ट्रैक्शन। कॉन्ट्रैक्शन की वजह से साइज का ऑर्डर याद करिएगा, 3D से बड़ा साइज होता था 4D का, डाउन द ग्रुप साइज बढ़ता है, लेकिन 4D और 5D का साइज क्या हो जाता था, बराबर ड्यू टू एलसी। जहां पर साइज बड़ा है वहां पर आई कम होनी चाहिए, और जहां जहां कॉन्ट्रैक्शन लगा है वहां वहां आई बढ़नी चाहिए। मतलब ये वाला ऑर्डर कहीं ना कहीं सबका होना चाहिए था कि डाउन द ग्रुप जाने पर आई डिक्रीज होनी चाहिए, और जहां जहां कॉन्ट्रैक्शन लगा है वहां आई इंक्रीज होनी चाहिए। और मोस्ट ऑफ द ग्रुप इस ट्रेंड को फॉलो भी कर रहे हैं। यहां पर भी आप देखिए, जहां कॉन्ट्रैक्शन लगा वहां आई बढ़ गई। यहां एक्सेप्शन इस जगह पर आ रहा है। इस जगह पर जब एक्सेप्शन आ रहा है तो आप देखिए 3D से 4D जाने पर या डाउन द ग्रुप जाने पर आई क्या होनी चाहिए बेटा, कम, और यहां पर आई क्या हो रही है बेटा, बढ़ रही है। ये एक्सेप्शन। अब ये एक्सेप्शन को साइड में रखें, अपने को इससे कोई मतलब है भी नहीं, ठीक है। अपने को जो पॉइंट यहां पर कंक्लूड करना है उस पर आते हैं। मुझे बताइए, थर्ड ग्रुप को छोड़ दीजिए, 4 से 12 की बात कर रहे हैं जहां पर एक्चुअल में एलसी लगता था। क्या डाउन द ग्रुप जाने पर आपको यहां पर मैक्सिमम आई 3D 4D 5D में 5D की दिख रही है बेटा? हाँ, यहां तो कोई प्रॉब्लम है ही नहीं। और यहां पर 4D से 3D ज्यादा और 4D से 5D भी ज्यादा, लेकिन 3D और 5D में डबल एरो लगा रखा है, मतलब ज्यादा कौन है बेटा, 5D। मतलब ऑर्डर इसके लिए अगर मैं बनाऊं, सबसे कम 4D, 4D से ज्यादा 3D और 3D से ज्यादा 5D। क्या यहां पर भी इन ग्रुप्स में भी 5D का ही आई सबसे ज्यादा दिख रहा है बेटा? हाँ, इसका मतलब हम ये बोल सकते हैं ग्रुप नंबर 4 से लेकर 12 के लिए 5D का आई 3D और 4D के कंपैरिजन में क्या होता है, ज्यादा। और इसका रीजन क्या रहेगा बेटा, लैंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन। ये रीजन हम लोग यहां पर लिखेंगे। यही पॉइंट हमें समझना है कि 3D 4D 5D में कभी कंपैरिजन आ भी जाए ग्रुप में, तो 4 से 12 ग्रुप में 3D 4D 5D में 5D का आई सबसे ज्यादा होता है। 3D 4D का ऑर्डर जो भी, उससे कोई मतलब नहीं, 5D का ऑर्डर सबसे ज्यादा रहेगा। स्टेटमेंट बोल रहा हूं, नोट में लिखिएगा। इन डी ब्लॉक for group 4 to 12, in D block for group 4 to 12, for group 4 to 12, 5D members have 5D members have maximum IE. 5D members have maximum IE, full stop, ठीक है। और या फिर आप कंपैरेटिवली लिखना चाहेंगे तो 5D members have comparatively more IE than 3D and 4D members, पर वो मैक्सिमम लिखवाई दिया तो इसमें कंक्लूड हो जाता है, ठीक है। तो ये ओवरऑल बात आ गई बेटा डाउन द ग्रुप की। ट्रेंड्स फिर से बोल दे रहा हूं, ये ट्रेंड याद करने की कोशिश ना करें, अननेसेसरी है, कोई काम नहीं आएगा। हाँ, ये कंक्लूजन जो है वो जरूर आपके काम आएगा, तो इस कंक्लूजन को आप स्टार मार्क कर लेना या लिख लेना, नीट के लिए इंपॉर्टेंट है। यही लाइन आपके काम आएगी और कुछ भी नहीं आएगा डाउन द ग्रुप में, तो कुछ भी काम नहीं आएगा इसमें। चले अब आगे बढ़ते हैं हम। इसके बाद अभी हम लोगों ने एस ब्लॉक, पी ब्लॉक और डी ब्लॉक के बारे में जो भी एनसीईआरटी से हमें पॉइंट समझने थे वो देख लिया। अब एक ब्लॉक बचा है, वो कौन सा ब्लॉक है बेटा, एफ ब्लॉक। एफ ब्लॉक में आईई की अगर हम लोग बात करें तो एफ ब्लॉक के मेंबर्स की आईई की वैल्यूज, मतलब जैसे हम लोग 4F सीरीज की बात करें सबकी या 5F सीरीज की बात करें सबकी, तो उनकी वैल्यू एनसीईआरटी मेंशन नहीं करता। मतलब पूरी सीरीज की वैल्यू एनसीईआरटी ने नहीं दे रखी है, तो उसका ट्रेंड पूरे का कभी भी नहीं पूछेगा। छोटी छोटी बातें बीच बीच में एनसीईआरटी ने लिखी, उनमें से कुछ बातें हम यहां पर डिस्कस कर रहे हैं, ध्यान से देखिएगा। हम लोग बात कर रहे हैं अबाउट एफ ब्लॉक, और एफ ब्लॉक में हम लोग डिस्कस कर रहे हैं अबाउट 4F सीरीज। याद करिए, रेडियस में भी मैंने आपको बोला था कि हम लोग मेनली जो पढ़ेंगे वो क्या पढ़ेंगे बेटा, 4F सीरीज ही पढ़ेंगे, क्योंकि 5F जो होते हैं वो रेडियो एक्टिव होते हैं और उनका हाफ लाइफ पीरियड बहुत कम होता है। तो उसके बारे में एनसीईआरटी खुद ही लिख देता है प्रॉपर्टी को समझाने के बाद कि प्रॉपर्टीज एक्यूरेटली डिटरमाइंड नहीं है, क्योंकि इनका हाफ लाइफ पीरियड बहुत शॉर्ट होता है, ठीक है। तो इसीलिए हमें मेनली 4F पढ़ना है। अब ये जो मैं आपको बताने वाला हूं, ये एनसीईआरटी के अंदर एफ ब्लॉक के अंदर पैराग्राफ में दे रखी है बातें, तो उसको समझने की कोशिश करते हैं। देखिए 4F सीरीज की बात करें, सिर पर नदियां प्रेम की समाई, यूं गदगद तब दिल हुआ, इस तरह से बढ़ गए। मैंने बोला था ये 58 से लेकर कहां तक आता बेटा, 71 तक। और मैंने कई बार बोला था कि लैंथेनम भी इसके साथ चिपका के फ्री में देगा आपको, क्योंकि ये सारी सीरीज लैंथेनाइड सीरीज है, ठीक। तो मैं जो बात इनके लिए बोल रहा हूं वो बात इसके लिए भी हमेशा वैलिड रहने वाली है, ये बात मान के चलेंगे। अब देखो, सीरियम से लेकर ल्यूटेशियम तक जब आप जा रहे हैं तो एनसीईआरटी क्या लिखता है कि इन सबका जो आईई है वो लगभग बराबर होता है।
मतलब 58, 59, 60, 61 इन सबका जो आई होता है, इन सबका आई थोड़ा बहुत चेंज हो रहा होगा ऑब्वियसली, लेकिन ज्यादा डिफरेंस नहीं होता। तो इन सबका आई कंपेरेबल होता है, एक दूसरे के कंपेरेबल होता है, मतलब लगभग बराबर होता है। और इन सबका जो आई वन 58 से 71 वो एक दूसरे के लगभग बराबर, और इन सबका जो आई टू है 58 से लेकर 71 वो भी एक दूसरे के लगभग बराबर। इन सबके आई वन का वैल्यू लगभग 600 किलो जूल पर मोल के आसपास होता है। मतलब किसी का 598 होगा, किसी का 599 होगा, किसी का 595 होगा, किसी का 605 होगा, 610 होगा, लेकिन 5-10 किलो जूल पर मोल ऊपर नीचे रहेगा, मतलब ऑलमोस्ट 600 के आसपास सबकी वैल्यू है। और ऐसे इन सबके आई टू का वैल्यू 1200 किलो जूल पर मोल के आसपास होगा। अब इसको देखकर दिमाग में एक फालतू कॉन्सेप्ट आ सकता है कि आई वन और आई टू डबल होते हैं, 600 का 1200 हो गया। ऐसा कुछ भी नहीं होता, यहां हो रहा है कोइंसिडेंस है, ठीक है। अरे हाँ, मूवी के पहले डिस्क्लेमर आता है ना, इस कहानी का किसी भी जीवित या मृत व्यक्ति से कोई संबंध नहीं है, ऐसा वाली कहानी ना। ये ऐसा हो रहा है, ये कोइंसिडेंस है, हर जगह ऐसा नहीं होगा। मतलब कोई एग्जाम में आपको बोल दे कि किसी का आई वन का वैल्यू एक्स है और उसका आई टू का वैल्यू बताइए, और वहां पर ऑप्शन दे रखा 1x 2x 3x 4x, तो 2x करके मत आ जाना, ये गलत है। हाँ, इतना बोल सकते हैं कि आई टू इज ऑलवेज ग्रेटर देन आई वन। सक्सेसिव आई सेम एलिमेंट की हमेशा बढ़ती है, बढ़ेगी। 601 भी हो सकता था, 605 भी हो सकता था, और 12,000 भी हो सकता था, लेकिन डबल हो ये जरूरी नहीं है। अब आते हैं अगले पॉइंट पे। इन सबका आई आपस में लगभग बराबर, आई टू भी लगभग बराबर, और ये जो वैल्यू है ना, ये कैल्शियम के आई वन की वैल्यू बेटा, और ये जो वैल्यू है ये कैल्शियम के ही आई टू की वैल्यू है। एनसीईआरटी पैराग्राफ में ये बात लिखता है, ये आया हुआ है, एम्स में क्वेश्चन आया हुआ है एक्चुअल में। ये बोला है कि आई वन एंड आई टू ऑफ लैंथेनाइड्स, ये भी इंक्लूड कर लेंगे अपन, है ना, भले लिखा नहीं है पर ये भी वही बात है। IE1 and IE2 of lanthanides are comparable with IE1 and IE2 of कैल्शियम, और ये वैल्यू भी लिखी हुई है एनसीईआरटी ने कि लगभग 600 और 1200। वैल्यू याद नहीं करना अपने को, बट ठीक है एनसीईआरटी में, इसलिए मैंने आपके सामने लिख दिया ना। तो मैं नोट बोल रहा हूं एफ ब्लॉक के अंदर, ये नोट आपको लिखना है, ये काम का है। एफ ब्लॉक 4F सीरीज स्टेटमेंट बोल रहा हूं, लिखेगा द IE1 and IE2, the IE1 and IE2 of the IE1 and IE2 of lanthanides, लैंथेनाइड्स कहने का मतलब 58 से 71 की बात कर रहा हूं फिलहाल में ना। लैंथेनाइड्स इज ऑलमोस्ट कंपेरेबल with IE1 and IE2 of calcium, is almost comparable with IE1 and IE2 of calcium। ठीक है, तो ये वैल्यू लिखी हुई है, किसी को लिखना होगा तो लिख लेना, बाकी कोई ऐसी जरूरत नहीं वैल्यू की। दूसरी बात, ये जो बात हमने 58 से 71 के लिए करी, क्या ये बात लैंथेनम 57 के लिए भी वैलिड या एप्लीकेबल होगी बेटा? यस, तो लाइन चेंज करके लिख लेना, दिस पॉइंट इज ऑल्सो वैलिड फॉर लैंथेनम atomic number 57. This point is also valid for lanthanum atomic number 57. तो लैंथेनम के लिए भी ये बात वैलिड है, ऐसा अपन मान के चल रहे हैं, ठीक है। तो ये कंडीशन आपके सामने आ जाती है। तो ये एनसीईआरटी में पॉइंट है, एक तो ये पॉइंट दे रखा, और एक पॉइंट इसी बार नीट में आया था, गैडोलिनियम वाला, एक्सचेंज एनर्जी वाला पॉइंट है, वो आया, पर वो मैं जब एवलॉग पढ़ाऊंगा मैं वहां पर डिस्कस करूंगा, ठीक है। तो ये आई का मेन जो पॉइंट है उसको हमने यहां पर डिस्कस किया। आइए अब आगे बढ़ते हैं। एसपीडीएफ ब्लॉक में इना पीरियड इना ग्रुप का जो भी सिचुएशन दे रखा है एनसीईआरटी ने, वो सारी बातें आपको बता दी गई हैं। अब आगे बढ़ते हैं आई में नेक्स्ट टाइप के क्वेश्चंस पे बेटा। आई में अगला टाइप का जो क्वेश्चन आता है, मैंने बोला 6 तरह के क्वेश्चन बनते हैं, जिनमें से 2 तरह के क्वेश्चंस पे हम लोग ऑलरेडी डिस्कशन कर चुके हैं। तीसरा और चौथा टाइप का जो क्वेश्चन आएगा वो आएगा आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज एंड डिफरेंट स्पीशीज ऑफ सेम एलिमेंट। तो आइए उसकी तरफ मूव करेंगे। क्वेश्चन के फॉर्म में इसको हम लोग लिखेंगे। क्वेश्चन लिखिएगा, डिटरमाइन correct oblique incorrect order for IE. Determine correct oblique incorrect order for IE. Determine correct oblique incorrect order for IE. मैं यहां पर आपके सामने कुछ केसेस लिख रहा हूं, इनमें से ये कोई ऑप्शन नहीं है, ये आपको चेक करना है कि भैया इनमें से कौन सा ऑर्डर करेक्ट है और कौन सा ऑर्डर इनकरेक्ट है। IE के लिए रेस्पेक्टिवली हम लोग बात करें, ट्राई जरूर करें,
है ना, ये बात ध्यान रखना, क्योंकि ट्राई नहीं करेंगे तब तक लॉजिक डेवलप नहीं होंगे कि ऐसा क्वेश्चन एग्जाम में आपके सामने आएगा तो आप क्या करेंगे। अप्रोच हमेशा बनना चाहिए, भले गलत बन रहा है और अप्रोच बनाए, क्योंकि जब अप्रोच बनाओगे फिर मैं बोलूंगा कि भाई ऐसा नहीं ऐसा करना था, तब आपको क्लैरिटी मिलेगी कि भाई आप एग्जाम में क्या करते हो और एक्चुअल में क्या होना चाहिए था। चले, है ना, मैं फटाफट डिस्कस कर दे रहा हूँ क्योंकि फिर है ना बेल बज जाएगी, इसलिए थोड़ा सा देख ले आप। देखो बेटा, यहाँ पर स्कैंडियम 3+ और स्कैंडियम 2+ दे रखा, ठीक है। आपको बोला ई का ऑर्डर बनाना है। एक बात बताइए, क्या दोनों में से स्कैंडियम +3 का कॉन्फ़िगरेशन अगर आप देखो, स्कैंडियम का एटॉमिक नंबर क्या होता है 21, +3 का मतलब है 3 इलेक्ट्रॉन निकल चुके, निकल गए, इसका मतलब क्या हुआ, आप यहां पर कौन सा कॉन्फ़िगरेशन देख रहे हो बेटा, इनर्ट गैस 18, और ये क्या है बेटा 19। बताइए किसका आई ज्यादा होना चाहिए था, स्कैंडियम का, बिल्कुल सही है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ये ऑर्डर करेक्ट है, ठीक है। आइए इधर बताइए मुझे, नाइट्रोजन और नाइट्रोजन प्लस की बात कर रहा हूं पहले, ना इसके सी वाले ऑप्शन पे आइए। नाइट्रोजन 7 इलेक्ट्रॉन और ये 6 इलेक्ट्रॉन, क्या इसका कॉन्फ़िगरेशन P3 और इसका कॉन्फ़िगरेशन P2 है बेटे? P2 और P3 में किसकी आई ज्यादा होनी चाहिए बेटा, P3 की। क्या ये बिल्कुल सही है? क्या ये केस डिफरेंट स्पीशीज ऑफ सेम एलिमेंट है या नहीं है? डिफरेंट स्पीशीज ऑफ सेम एलिमेंट और आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज में कोई दूसरा कॉन्सेप्ट नहीं लगेगा, सिर्फ और सिर्फ एक ही कॉन्सेप्ट लगाना है शुरू से आखिरी तक, और वो कॉन्सेप्ट क्या है, Z effective directly proportional to positive charge and inversely proportional to negative charge। इसमें अगर आपने कॉन्फ़िगरेशन देखा यही मिलेंगे, याद रखिए। आई के क्वेश्चन को सिंबल से नहीं कॉन्फ़िगरेशन से सॉल्व करते हैं, बट यहां तो सेम ही एलिमेंट है ना बेटा, इसमें क्या कर रहे हो आप। ये तो केस को पहचानिए, 6 टाइप के केस है, और उन 6 टाइप के केस में ये डिफरेंट स्पीशीज ऑफ सेम एलिमेंट वाले केस को बिलोंग करता है। और जब भी डिफरेंट स्पीशीज ऑफ सेम एलिमेंट आएगा, ऐसे क्वेश्चन कभी भी कॉन्फ़िगरेशन से सॉल्व नहीं किए जाएंगे। ऐसे क्वेश्चन Z इफेक्टिव से या सक्सेसिव आई बोल रहे हैं आप, या I1 को रिप्रेजेंट कर रहा है, ये उसी के I2 को रिप्रेजेंट कर रहा है, और सक्सेसिव आई M+M+2 M+3 लगातार बढ़ती है, ये उससे सॉल्व होगा। अब देखो, आते हैं Z इफेक्टिव पे या सक्सेसिव आई पे। I2 के मुकाबले I3 ज्यादा, बिल्कुल सही बात है। I1 के मुकाबले I2 ज्यादा होना चाहिए था, या फिर आप Z इफेक्टिव से सॉल्व कर ले, जिसका पॉजिटिव चार्ज ज्यादा उसका Z इफेक्टिव ज्यादा, और Z इफेक्टिव ज्यादा तो I ज्यादा होना चाहिए। इस तरह का ऑर्डर बनेगा, ठीक है। तो ये नोट कर ले, और यहां पर स्टेटमेंट बोल रहा हूं, लिख लीजिए ना, क्योंकि इसमें गलती करते हैं बच्चे। आपने भी करा तो कोई नई बात नहीं है, करते ही हैं बच्चे। नोट बना के लिखिएगा, for different species of same element, for different species of same element, always use Z effective, always use Z effective, कॉमा करके लिखें, never use electronic configuration, never use electronic configuration। मतलब सेम एलिमेंट के डिफरेंट स्पीशीज है तो आपको हमेशा Z इफेक्टिव से ही अप्रोच बनाना है। ऐसे केसेस में आप कभी भी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन का यूज नहीं करेंगे। आइए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन लिखिएगा, विच ऑफ द फॉलोइंग स्पीशीज शोज मैक्सिमम IE, विच ऑफ द फॉलोइंग स्पीशीज शोज मैक्सिमम IE। ऑप्शन आपके सामने है, ऑप्शन आपके सामने है, विच ऑफ द फॉलोइंग शो मैक्सिमम IE। सबसे पहली बात है ना, ऑप्शन में एक बात बता देता हूं, ये क्वेश्चन ऐसा है कि जब ये क्वेश्चन आपके सामने आएगा तो आपका दिमाग क्या क्या काम कर सकता है, मैं दोनों बातें आपको बताता हूं। सबसे पहला काम, बच्चे ने देखा यहां कौन दिख रहा है, हीलियम। वो सर ने चिल्ला चिल्ला के बोला था क्लास में कि हीलियम का आई पीरियोडिक टेबल में सबसे ज्यादा होता है। सर ने हीलियम नहीं बोला था, सर ने हीलियम कॉन्फ़िगरेशन बोला था। तो कुछ बच्चे तो हीलियम सोच के इसको टिक करके आ जाएंगे, खेल खत्म, यही मिले अगले सबको। कुछ बच्चे इससे आगे पहुंच गए, है ना, पहला पड़ाव पार कर लिया उन्होंने। तो उन्होंने देखा कि हाँ, सर ने हीलियम नहीं बोला था, सर ने कॉन्फ़िगरेशन बोला था, और उन्होंने दिमाग लगाया और उन्हें पता चला कि भैया इन सबका कॉन्फ़िगरेशन हीलियम कॉन्फ़िगरेशन ही है। और जब सारे हीलियम कॉन्फ़िगरेशन है मतलब सबका IE सेम होगा।
तो कुछ नहीं, ये भी लगाया, वो भी यहीं मिले। बात समझ में आई आपके? ये आइसो इलेक्ट्रॉनिक है, और अगर आइसो इलेक्ट्रॉनिक आ जाए या डिफरेंट स्पीशीज ऑफ सेम एलिमेंट, दुनिया का कोई भी कॉन्सेप्ट कितना भी चिल्ला के बोला हो मैंने, काम नहीं आएगा। सिर्फ एक ही चीज काम आएगी, वो है Z इफेक्टिव डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू पॉजिटिव चार्ज। क्या बात समझ में आ गई बेटे? इनमें से अगर मैं पूछूं तीनों में से मिनिमम कौन होगा बेटा? हीलियम। उससे ज्यादा कौन होगा? Li+। उससे ज्यादा कौन होगा? Be2+। यहां पर भी नोट बनाइएगा और लिख लीजिएगा। For isoelectronic species, always use Z effective. Always use Z effective. ठीक है? तो ये केस पीरियड और ग्रुप तो हमने ऑलरेडी डिस्कस करे। ये आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज और डिफरेंट स्पीशीज ऑफ सेम एलिमेंट की बात आपको बता दी। इनमें हमेशा क्या लगाना इफेक्टिव। अब दो एडजेसेंट पीरियड, दो एडजेसेंट ग्रुप और रैंडम मैंने आपको थोड़ा सा डिस्कस किया था आज। मेटल, मेटलॉइड, नॉन मेटल, उसके ऊपर कल आएंगे और उसके एप्लीकेशन जो है वो कल डिस्कस करेंगे। ओके।